हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज आपके पॉलिटेक्निक के प्रिपरेशन का 22nd डे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक नया चैप्टर, बायोलॉजी का आपका एक नया चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर आप बेसिकली देखोगे प्रीवियस ईयर में, तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं और आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मैच कर लेना। पूरा वीडियो देखने के बाद आप देखोगे इससे बाहर आज तक कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं आया। चाहे आप किसी भी स्टेट की पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपको यहां पर मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैं आपको हर बार अपना प्रीवियस रिजल्ट बताता हूं, इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकता मैं आपको कि आप खुद स्क्रीन पर देखो कितने टॉप रैंक होल्डर्स बच्चे पहले पास हो चुके हैं। विथ रोल नंबर एप्लीकेशन मैं आपको दे रहा हूं, ये नहीं कि मैं केवल फोटो आपको दिखा रहा हूं। ऐसे आप देख सकते हो 2017 का वही रिजल्ट रिपीट है, फिर 2018 में देखिए 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन टोटल हमारी हुई है, और 2019 जो प्रीवियस ईयर था मेरा, उसमें तो बाकायदा मैंने लाइव रिकॉर्डिंग, जो मेरे टॉप होल्डर्स बच्चे थे उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। सभी बच्चों के रोल नंबर और एप्लीकेशन में आपको दे रखा है ताकि आपको बता सकूं एक एक रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक है। बच्चों, ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बच्चे बात समझते थे कि ये एंट्रेंस एग्जाम है जो मैं आपको समझा रहा हूं, और एंट्रेंस एग्जाम में देखो क्वेश्चन भी लिखा होता है, आंसर भी लिखा होता है। हमें क्या करना होता है, उस आंसर को केवल आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करो, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। आप पॉइंट टू पॉइंट उसे अंडरलाइन करते जाओ, आप लिखते जाओ, एक रजिस्टर में लिखते जाओ। उसके बाद देखना जब आप लिख लोगे ना तो 50 से 60% चीज आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। थोड़ा बोरिंग होता है लिखना, वीडियो से लिखना थोड़ा बोरिंग होता है, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप लिख लोगे ना कॉपी के अंदर तो आप देखोगे कि आपकी प्रिपरेशन लिखते लिखते ही खत्म हो जाएगी। आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप पेपर एग्जाम में दे आओगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। देखिए लाइफ प्रोसेस में आता क्या है, कौन कौन सी चीजें लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। तो इसके अंदर आता है न्यूट्रिशन, इसके अंदर रेस्पिरेशन, इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है आप सही कर लेना, ट्रांसपोर्टेशन लिखना। इसके अलावा आता है एक्सक्रिएशन, इसके अलावा कंट्रोल, इसके अलावा ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये सभी जो होते हैं वो लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब है लाइफ को प्रोसेस करने वाले, यानी लाइफ को चलाने वाले वो कौन कौन सी चीजें जो हमारी लाइफ को चलाती हैं। तो न्यूट्रिशन, बिना खाना खाए नहीं रह पाएंगे, रेस्पिरेशन, बिना सांस लिए नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो मैंने आपको अंडरलाइन करा है, ये लाइफ को प्रोसेस करती है, लाइफ को चलाती है, इसलिए इनको लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। तो एग्जाम में क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, कि इनमें से कौन सा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें आपको देखोगे इनमें से 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो 4th ऑप्शन होता है ऑल द अबव, तो वो ऑल द अबव टिक कर देना, क्योंकि अधिकतर आंसर वही होता है। लेकिन चेक कर लेना, जरूरी ऐसा ना हो ये जो अंडरलाइन करा है ये सभी लाइफ प्रोसेस के अंदर आता है। कहने का मतलब ये है। अब 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमारे सिलेबस में 4 बातें हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड, फूड को बॉडी के अंदर लेना। फूड को जब हम खाते हैं, खाना को खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करता है, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके और उससे उसको एनर्जी मिले। तो फूड को बॉडी के इनसाइड लेना, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके, इसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। केवल खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं होता, खाना खाना, उसके बाद से स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना और देन उसकी बॉडी द्वारा से एब्जॉर्ब करना, यह न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम जब बॉडी के अंदर लेते हैं, अब बच्चों बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन लेते हैं उसे एक्चुअल में ब्रीथिंग बोलते हैं। देखो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क होता है। केवल ऑक्सीजन को इनहेल करना ब्रीथिंग है, लेकिन अभी इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर और भी चीज होती है। पहले हमने ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है, फूड को तोड़ता है। क्लियर हो गया? जब हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करता है, इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन फर्क समझ गया। ब्रीथिंग में हम केवल ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, काम खत्म। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले हमने ब्रीथिंग किया, ब्रीथिंग करने के बाद ऑक्सीजन जो अंदर आया उसने फूड को ब्रेक डाउन किया, तो उसको रेस्पिरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? देखिए आपने फूड को खा लिया, न्यूट्रिशन हो गया, आपने फूड इनटेक कर लिया, रेस्पिरेशन हो गया, आपने ऑक्सीजन इनहेल कर लिया। अब इस फूड को और ऑक्सीजन को, फूड को और ऑक्सीजन को
बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना, फूड एंड ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने को ट्रांसपोर्टेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया कि फूड एंड ऑक्सीजन जब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाया जाएगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सक्रिएशन। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद क्या होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल हमारे पास बच जाता है, हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है जो बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने आपको न्यूट्रिशन में क्या बताया था, न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड ब्रेकडाउन होने के बाद बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर दिए। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो वेस्ट मटेरियल हो गया। तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना, जब हम उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर देंगे तो उसे एक्सक्रिएशन बोला जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे 4 प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। अब वन बाय वन इनके डेप्थ में जाएंगे कि हमें इनके बारे में क्या जानना है। देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। साइंस में बेसिकली न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। याद रखोगे, न्यूट्रिशन के बच्चों 2 मोड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और एक को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करता है। ऑटो मीन सेल्फ, यानी खुद के द्वारा अगर फूड सिंथेसाइज हो रहा है तो उसे ऑटोट्रॉफ बोला जाएगा। तो आप इनको याद रखना, इनको प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, क्योंकि फूड को प्रोड्यूस करते हैं किसी और के लिए। तो सिंथेसाइज देयर फूड एट देयर ऑन। कोई ऑर्गेनिज्म अगर फूड को खुद सिंथेसाइज कर रहा है तो उसे हम ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। और बेस्ट एग्जांपल कौन है ऑटोट्रॉफ्स का? तो प्लांट भी नहीं, ग्रीन प्लांट, क्योंकि कुछ प्लांट हेटेरोट्रॉफ की कैटेगरी में भी आते हैं। तो आपको याद रखना, ऑटोट्रॉफ्स में स्पेशली ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना फूड किसी और से प्राप्त करता है। इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनर्जी इज ड्राइव्ड फ्रॉम। एनर्जी ड्राइव्ड होती है किसी और से। जब हम एनर्जी किसी और से प्राप्त करते हैं तो वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक शायद मुझे लगता है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर खुद फूड प्रिपेयर करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम न्यूट्रिशन किसी और से प्राप्त करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल क्या बताया था? ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एज वेल एज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो एक आपको याद रखना है ग्रीन प्लांट्स और दूसरा आपको याद रखना है बैक्टीरिया। ये दोनों बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। तो सर जी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी एग्जांपल बता दो। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बेस्ट एग्जांपल है एनिमल्स। वी आर फ्रॉम द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम सब बेटा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स आते हैं। एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। इसके अलावा फंगी भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। और नॉन ग्रीन प्लांट, देखिए मैंने आपसे कहा था कुछ ग्रीन प्लांट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं, तो नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में 2 थे, ग्रीन प्लांट्स है बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक में 3 है, एनिमल, फंगी एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स बच्चों प्रोटीन बोलते हैं। कुछ विशेष टाइप के प्रोटीन होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होते हैं जो फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, उसको हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एंजाइम जो होता है वो स्पेशली प्रोटीन के लिए यूज होता है जो फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अब देखो मैंने इसके लिए बहुत कुछ लिख रखा है। एंजाइम्स आर द सम प्रोटीन विच एक्ट्स एज बायोकैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको केवल इतना जानना चाहिए कि एंजाइम जो होता है वो स्पेशली प्रोटीन वर्ड के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस आप सब जानते हो कि ग्रीन प्लांट द्वारा किया गया एक प्रोसेस है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 3 लाइन बैठ के याद करो या केवल इस रिएक्शन को समझ लो तो फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। अगर मैं केवल इस रिएक्शन को समझ लूं तो फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाता है। क्या कि हम जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है प्लस वाटर का इस्तेमाल करता है। कार्बन का डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वाटर का यूज करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करेगा, क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को बनाने के लिए। तो जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का इस्तेमाल करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो केवल आप रिएक्शन याद रखो तो मेरे हिसाब से ये मोर देन इनफ होगा और इससे बेहतर होगा क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। नेक्स्ट एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2018 के एग्जाम में आया था प्रीवियस ईयर में। जो प्लांट होता है वो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर करता है, प्लांट द्वारा अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर किया था, यानी प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं करता
उसको वो स्टोर कर रहा है। तो प्लांट द्वारा अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बच्चों स्टार्च कहते हैं। याद रखोगे स्टार्च क्या होता है? स्टार्च वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट स्टोर रखता है अपने पास। तो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन प्लांट्स, वो अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट स्टोर रखता है उसको स्टार्च कहते हैं। क्या हमारी बॉडी भी अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है? बिल्कुल करती है, उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। याद रखोगे ग्लाइकोजन स्टार्च में क्या फर्क है? प्लांट जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है तो उसे स्टार्च बोलेंगे, लेकिन जब मनुष्य का शरीर या एनिमल की जो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करती है उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम एक बार खाना खाते हैं, 3-4 घंटे लगातार हम काम कर सकते हैं, तब तक आपको भूख नॉर्मली नहीं लगेगी, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ने कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रखा है। तो उसको हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल किसे कहा जाता है। एग्जाम में आया था कि इनमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के 3 रॉ मटेरियल होते हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने रिएक्शन में देखा ही था। दूसरा था वाटर, ये भी था, लेकिन एक और होता है, कौन? मिनरल्स एंड सॉल्ट। और ये कहां से मिलता है? ये वाटर के अंदर से मिलता है। जब रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से तो उसमें मिनरल एंड सॉल्ट भी अवेलेबल होता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों 3 रॉ मटेरियल होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक वाटर हो गया और एक मिनरल एंड सॉल्ट हो गया। अच्छा, फोटोसिंथेसिस होने के बाद आपने देखा था प्रोडक्ट बनता है। तो एक होता है एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट होता है स्टार्च, और एक होता है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं ऑक्सीजन को। मैं एक बार दोबारा आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूं, एक बार रिएक्शन को ध्यान से देखो। अगर हम रिएक्शन को वापस आते हैं, आप देख रहे हो क्या हुआ कि जब रिएक्शन हुआ तो एक बना क्या, एक आपका बना ग्लूकोज, एक तो आपका ग्लूकोज बना था, ठीक है, और एक आपका बना था ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज बना था ये आपका बना था एंड प्रोडक्ट, और ये जो ऑक्सीजन बना था ये आपका बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। इसे बोलेंगे एंड प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। ठीक है, इस चीज का याद रखना, रिएक्शन के अंदर ही सब कुछ है। नेक्स्ट है वेरियस टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बच्चों हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, याद रखोगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दोबारा बोल रहा हूं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए सड़े गले जीवों को खाता है। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये न्यूट्रिशन होता है इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिज्म मरे हुए, डेड मतलब मरे हुए, एंड डिकेइंग मतलब मरे हुए सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड मरे हुए सड़े गले जीवों से प्राप्त करता है तो उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए एज ए टीचर इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एग्जाम्पल बताना, क्योंकि मोस्टली मैं देखता हूं पेपर में एग्जाम्पल आता है कि इनमें से कौन सा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो फंगी एंड बैक्टीरिया में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था बेटा डाइवर्सिटी, तब आप याद करो मोनेरा, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा के बाद फंगी आया था, और मैंने तब आपसे कहा था कि फंगी को सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, याद आया। तो एक ही चीज बार बार अलग चैप्टर में आपको अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन उसका मतलब एक ही होता है। अगर आप समझोगे तो सारी चीज आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फंगी बोलते हैं और फंगी को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यही डायलॉग मैंने उस समय भी आपको बताया था उस चैप्टर में। इसके अलावा बैक्टीरिया में भी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि ये भी डेड एंड डिकेई ऑर्गेनिक को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हम फूड ऑब्टेन करते हैं बिना मारे, मतलब अभी भी फूड हम दूसरों से प्राप्त करेंगे लेकिन उसको मारे बिना। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपको अक्सर देखा होगा कि बालों के अंदर जू हो जाता है, सिंपल वर्ड में हिंदी में बोल रहा हूं, जू हो जाता है। तो उसमें क्या जू हमें मारता है? नहीं ना, हमारे जो ब्लड होता है उस पर डिपेंड होता है, वो ब्लड को सक करता है, ब्लड को चूस लेता है, तो वो ब्लड पे डिपेंड है। तो वो पैरासाइटिक मूवमेंट का बेस्ट एग्जांपल, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें फूड ऑब्टेन होता है सिंथेसाइज बाय अदर, यानी फूड किसी और ने सिंथेसाइज किया, बनाया किसी और ने और खाया किसी और ने, तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। इसका सबसे बेस्ट मैं 3 एग्जांपल आपको बता रहा हूं। देखो, एक होता है कसकटा, ये एक प्लांट का नाम है जो पैरासाइटिक
न्यूट्रिशन करता है, एक होता है प्लाज्मोडियम, मच्छरों में पाया जाता है, और एक होता है राउंडवॉर्म। देखते हो ना जो मच्छर होते हैं वो हमारे खून पे डिपेंड होते हैं, पता होगा आपको। तो प्लाज्मोडियम, ये जो कसकटा प्लाज्मोडियम है, राउंडवॉर्म है, ये बेस्ट एग्जांपल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। राउंडवॉर्म कैसे, बचपन में आपने देखा होगा बच्चों के ना पेट में कीड़े हो जाते हैं, शायद आपके भी कभी हुआ होगा, क्योंकि साइंस कहती है कि 90 से 95% बच्चों में बचपन में कभी ना कभी एक बार कीड़ा जरूर होता है। क्लियर हो गया। तो वो जो कीड़ा हुआ था पेट के अंदर, वो क्या क्या कर रहा था, वो आपका फूड खा रहा था ना, तो वो डिपेंड है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल हो गया कसकटा, प्लाज्मोडियम एंड राउंडवॉर्म। ठीक है। उसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम जो आता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अमीबा भी इसी के अंदर आता है, और बेस्ट एग्जांपल मैं आपको हमसे अच्छा अमीबा है, क्योंकि एग्जांपल में यही पूछा जाता है कि अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है। मोस्टली सबसे ज्यादा मैंने यही एग्जांपल में देखा कि अमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन डायरेक्ट टिक कर दोगे। ठीक है। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फीडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बाय इंजेशन, जिसमें हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब, जो बॉडी क्या करता है उसको तोड़ता है और एब्जॉर्ब करता है। और इसका मैं कहूंगा आप मेन एग्जाम्पल पे फोकस करो, अमीबा, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग। मोस्टली सारे एनिमल और ह्यूमन तो हो ही गए, सारे एनिमल एंड ह्यूमन और अमीबा, ये इन सब में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फूड को इंडाइजेस्ट करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, फिर बॉडी उसको ब्रेक डाउन करता है और अपने आप ही उसको एब्जॉर्ब करता है, उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है अमीबा है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में यही पूछा गया है कि अमीबा के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बच्चों 4 स्टेप होते हैं, याद रखोगे। न्यूट्रिशन के अंदर 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एसिमिलेशन, और फोर्थ होता है आपका इजेशन। मैं आपको चारों का थोड़ा सा बताता हूं स्टेप। इंजेशन होता है फूड को इनटेक करना, बॉडी के अंदर लेना। डाइजेशन मतलब फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को ब्रेक डाउन करना। एसिलेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होने के बाद फूड जब बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तो उसे एसिमिलेशन कहते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसको बॉडी से रिमूव करना आपका इजेशन कहलाता है। ठीक है। तो 4 स्टेप में न्यूट्रिशन होते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड क्या मोस्टली पूछा जाता है कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, क्या निकालता है। तो जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड्स होता है बच्चों, वो स्लाइवा निकालता है। क्या निकालता है? स्लाइवा। और स्लाइवा का क्या फंक्शन है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा था, स्लाइवा का क्या फंक्शन है। एक तो आपको ये याद रखना है कि स्लाइवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड, जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है स्लाइवा। फिर स्लाइवा का क्या फंक्शन है, तो स्लाइवा के फंक्शन क्या होते हैं, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टाइलिन बोलते हैं। याद रखोगे, स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सिंपल भाषा में उसे लार बोलते हो ना, मुंह में जो लार आता है हमारा, तो स्लाइवा के अंदर बच्चों एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन। और अधिकतर यही पूछा था एग्जाम में कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन होता है। ये टाइलिन क्या करता है, ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। छोटा सा एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रेड का टुकड़ा लो, ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा ले लो और बहुत देर तक उसे चबाते रहो। अब देखोगे जब बहुत देर तक आप चबाओगे ना, आपको अपने आप ही वो मीठा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेड में था स्टार्च। ब्रेड में क्या था? स्टार्च। आप उसे चबाते चले गए तो शुगर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि टाइलिन ने उसे शुगर में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण हमें मीठा महसूस होगा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं ताकि आपके रियल लाइफ से जोड़ सकूं साइंस को। अगर आप एक बार साइंस में जुड़ जाओगे, रियल लाइफ से उसे जोड़ के देखोगे, तो आप देखोगे 90% चीजें तो वो है जो हमें आती है, सिर्फ उसे साइंटिफिक भाषा में समझना है। तो टाइलिन क्या करता है, जो लार में एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन होता है। टाइलिन क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोस या शुगर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस बोलते हैं फूड पाइप को। फूड पाइप क्या करता है, फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाता है। ठीक है, स्टमक तक पहुंचाता है। इसका कोई काम नहीं है, इसका एक ही काम है, ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाता है। पैरासाइटिक मूवमेंट के कारण कॉन्ट्रास्ट होता है बार बार, ये पैरासाइटिक मूवमेंट द्वारा ये फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचा देता है। उसके बाद आता है काम गैस्ट्रिक जूस का। अब आगे वो वाले पॉइंट जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, देखो स्टमक के अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। एक एक बात ध्यान से सुनना क्योंकि समझने वाली चीज है। अब खाना आपका स्टमक में पहुंच गया, स्टमक के अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रखोगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को। दोबारा सुन लो,
खाना आपके पेट में पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया, स्टमक में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को, और गैस्ट्रिक जूस जब प्रोड्यूस होता है ना तो ये फूड को डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, आपके कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देगा, और आपके फैट को भी डाइजेस्ट कर देगा। फूड के अंदर जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है कौन? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाया जाता है? तो स्टमक के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल चीजें जुड़ी हुई आपस में। स्टमक के अंदर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। आपको बता दूं, गैस्ट्रिक जूस जो आप पढ़ रहे हो ना, इसके अंदर 3 चीज पाई जाती है। तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन 3 सब्सटेंस है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज पाई जाती है। पहले आपको याद होगा गैस्ट्रिक जूस कौन प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है स्टमक में। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा पाया जाता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम का नाम है। और तीसरा पाया जाता है म्यूकस। याद रखोगे, गैस्ट्रिक जूस बच्चों 3 चीजें प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस 3 चीजों को प्रोडक्शन करता है। पहला HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा पेप्सिन, एंड थर्ड इज म्यूकस। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? याद करो, जब मैंने आपको केमिस्ट्री समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, फूड को एसिडिक बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो बर्न हो सके, जल सके। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। याद रखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अलावा ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको याद रखना है। इट कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टोन। ठीक है, जो पेप्सिन आपको याद है ना, गैस्ट्रिक, ये वापस आ जाता हूं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज होती है, बताया था आपको। एक HCl, तो HCl ने क्या करा? HCl ने फूड को एसिडिक मीडियम बनाया। दूसरा कौन है? पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है? तो पेप्सिन का काम है ये प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करता है बच्चों? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है तो पेप्सिन क्या करता है बेटा? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू पेप्टोन। दो के फंक्शन समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एसिडिक मीडियम बनाया, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया। अब बचा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे पेट को, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर एक लाइनिंग बना देता है, एक परत सी जमा देता है स्टमक के चारों ओर, एक ये इनर लाइनिंग बना देता है। एक स्टमक के अंदर एक ये इनर लाइनिंग बना देता है ताकि हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचा सके। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नेचर होता है बर्निंग नेचर, ये चीजों को जला सकता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो होगा एसिडिटी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो म्यूकस क्या करता है बेटा? ये हमारे स्टमक के अंदर एक इनर लेनिंग बना देता है, एक लेयर सी बना देता है ताकि ये किससे प्रोटेक्ट कर सके? ये हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। कौन? म्यूकस। ठीक है, चलिए जी, अब स्टमक की खासियत क्या है? यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, यही बताया था मैंने आपको। प्रोटीन आप स्टार्टिंग में हो चुका है, इस बार डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपका फूड जो है वो स्टमक से पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये सब काम होने के बाद, ये सब घटनाएं होने के बाद आपका फूड स्टमक से कहां चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन सब में सेम नहीं पाया जाता। जो हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं ना, जो शाकाहारी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हार्बीवोरस होते हैं बच्चों, इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो बड़े होते हैं। याद रखना, हार्बीवोरस के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उनके स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो छोटे होते हैं। ये अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर देखो, हार्बीवोरस शाकाहारी, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़े होते हैं क्योंकि ये जो ग्रास वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। जबकि जो कार्निवोरस होते हैं ये फ्लैश को डाइजेस्ट करते हैं, मीट वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इनके स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आपका पहुंच गया। ठीक है, चाहे आप प्लांट की, चाहे आप एनिमल की बात करो या ह्यूमन की बात करो, आपका खाना आप स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डाइजेस्ट होगा? यहाँ पे आपका डाइजेशन होगा मेन कार्बोहाइड्रेट और फैट का। देखो, प्रोटीन तो आपका मोस्टली आपके स्टमक में डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट
अधिकतर कार्बोहाइड्रेट और फैट जो डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की दो चीजें हेल्प करती है, एक लिवर एंड पेनक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा, उस वो सेक्रेशन रिसीव करता है, मतलब जूस रिसीव करता है। किससे रिसीव करता है? लिवर से एंड पैनक्रियाज से। अब लिवर क्या है? 99% एग्जाम में जरूर आता है। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी पूरी बॉडी में 11 से 12 टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, उसमें जो लिवर होता है बच्चों वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। एक नंबर तो यही क्लियर हो गया कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन होता है? लिवर। और लिवर करता क्या है? लिवर का क्या काम है बच्चों? लिवर जो होता है वो बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल पिगमेंट, जिसे हम बाइल जूस भी बोलते हैं कई बार। और ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दोबारा सुन लो, स्मॉल इंटेस्टाइन की हेल्प दो चीजें करती है, एक आपका लिवर, दूसरा आपका पेनक्रियाज। तो आपको जानना पड़ेगा कि लिवर क्या होता है, पेनक्रियाज क्या होता है। तो लिवर हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। पहले पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, ये बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। कौन? लिवर। और ये बाइल जूस क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिवर के बारे में सारे काम खत्म हो गए। अब आता है पेनक्रियाज। अब ये पेनक्रियाज क्या करता है सर? बच्चों पेनक्रियाज जो होता है वो दो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। याद रखोगे, पेनक्रियाज दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम लाइपेज। ठीक है, दोबारा सुन लो, पेनक्रियाज दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक ट्रिप्सिन और दूसरा ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब ट्रिप्सिन एंड लाइपेज क्या करता है? ये ट्रिप्सिन एंड लाइपेज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और मैं कहूंगा ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप देख रहे हो कि प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट हर जगह डाइजेस्ट हो रही है। तो एग्जाम में वो चीज पूछी जाती है जो अलग है। तो अलग क्या था कि पेनक्रियाज कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। खत्म बात। क्योंकि ये भाई एंजाइम है तो कुछ तो डाइजेस्ट करेगा ना, और अधिकतर डाइजेस्ट करने के लिए बचा गया फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यही होता है। तो इसलिए ये याद करने की आवश्यकता नहीं, आप ये याद रखना पेनक्रियाज ट्रिप्सिन एंड लाइपेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर से आ गया फंक्शन ऑफ लिवर। तो लिवर बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस, जिसे हम बाइल पिगमेंट कहते हैं। फिर से आ गया फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। बार बार एक ही चीज क्यों लिख रखा है? ताकि अच्छे से याद करवा सकूं, आपको बढ़िया से याद करा सकूं, एक एक चीज आपको याद हो जाए। पेनक्रियाज क्या प्रोड्यूस करता है? अभी बताया था, आपको याद होगा ना, पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर दो चीज बताई थी, कौन कौन सी? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। याद रखोगे, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है और उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज नाम के दो एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है जो एंजाइम प्रेजेंट इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एंजाइम्स होते हैं ना, जितने भी एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सभी करते क्या है? ये क्या करता है बच्चों? ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में। अब एग्जाम में क्या आता है कि प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट किस में कन्वर्ट होता है? तो फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा सुन लो, ये जो लाइन है ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा कंप्लीट फंक्शन आपको बता रहा है कि भैया फूड जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा चीज किस में कन्वर्ट हुआ? तो आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होता है ये ज्यादा जरूरी है, स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखना है। नेक्स्ट है विली। विली क्या होता है? विली होता है बेटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी डेफिनेशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों में ही ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, उनको हम विली कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विली। और ये विली करता क्या है सर? ये बच्चों विली क्या करता है, जो आपने फूड डाइजेस्ट किया ना, वो एक जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फूड क्या हुआ? जूस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो विली क्या है? डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है ब्लड वेसल से। तो वो जैसे ही जूस में कन्वर्ट हो गया तो वो उन फूड को, जूस को ब्लड वेसल के साथ मिक्स करता है या ब्लड के साथ मिक्स कर देता है। कौन? विली। तो विली का मेन काम आपको याद क्या रखना है? एब्जॉर्ब फूड। ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, जो जूस बन गया था ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका था, जो जूस में कन्वर्ट हो गया, उसको एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है? उसे ब्लड के साथ मिला देता है। फूड को एब्जॉर्ब कर लिया,
आपके बॉडी में से जूस को एब्जॉर्ब कर लिया और उसे ब्लड में मिला दिया, और ब्लड क्या करेगा, उसे पूरी बॉडी में उसे पहुंचा देगा, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, आप पहले डिस्कस कर चुके हो, याद होगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरुवेट। ये ऑक्सीजन को या कार्बन को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, जिसे हम पाइरुवेट के नाम से जानते हैं। क्या होता है पाइरुवेट, मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखो, आपकी बॉडी ने क्या किया, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपकी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करेगा तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है स्टार्टिंग में ही, उसको पाइरुवेट बोलते हैं। 6 कार्बन में से 3 कार्बन कन्वर्ट हो गया, इसको पाइरुवेट। याद रखोगे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम पाइरुवेट कहते हैं। बचे 3। अब इन 3 को कन्वर्ट होने के लिए 3 रास्ते होते हैं। एक होता है जब ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, इसे बोलते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक होता है जब ऑक्सीजन हो लेकिन कम हो, जिसे बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। और एक होता है ऑक्सीजन जब बिल्कुल हो, मतलब प्रेजेंट हो, तो उसे बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में, समझ पा रहे हो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पाइरुवेट में। पाइरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद 3 रास्ते बचते हैं, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो 3 चीज बनेगा, कौन कौन सा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये चीज आपको याद रखनी है कि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आती है 3 चीज बनती है बच्चों, कौन कौन सी थी, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम हुआ तो क्या बनेगा, तो बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हुआ यानी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से हुआ तो क्या बनेगा, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल से समझ लो। अभी आप बैठ के क्या कर रहे हो, मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से पढ़ रहे हो ना, तो आपकी बॉडी रिलैक्स में है, तो आपके पूरी बॉडी में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, भरपूर ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो आपकी बॉडी 3 चीज बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। लेकिन जब आप वर्क करते हो ना, काम करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब आपकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उस समय बॉडी क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। दोनों में फर्क समझ में आ गया। तीसरा होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे में तो नहीं हो सकता, ये होता है ईस्ट में, ईस्ट वगैरह में होता है जब ऑक्सीजन नहीं होता, तो ये क्या बनाता है, तब ये बनाता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 रास्ते अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा एटीपी। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, आपको याद है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसमें जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। बेटा जब एक 1 ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ना, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितना एटीपी रिलीज होता है, तो 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। दोबारा बोल रहा हूं, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है तो 36 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला एग्जांपल देखो, ये क्या हुआ था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाला रेस्पिरेशन जो होता है वो एरोबिक कहलाता है क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, और ये वाला रेस्पिरेशन जो होता है इसे बोलते हैं एनारोबिक क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। याद रखोगे, तो एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो मस्कुलर मसल्स में पाए जाते हैं, और एनारोबिक किसमें पाया जाता है, ईस्ट में। मैंने आपको क्या कहा, ये हमारे अंदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी के जिस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वो तो पैरालाइज हो जाएगा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट वगैरह में पाया जाता है। अक्सर आप देखोगे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन की बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है, तो बच्चों ह्यूमन की बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। याद रखोगे, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन नाम है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो फूड एंड वाटर है या फूड एंड ऑक्सीजन है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करना, हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड को और ऑक्सीजन को ले जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है भाई, कोई तो ले जाएगा ना, फूड एंड ऑक्सीजन को कोई तो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाएगा ना, कौन पहुंचाएगा, ये काम करेगा ब्लड एंड लिम्फ। जो ब्लड एंड लिम्फ होते हैं ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, तो पहला ब्लड एंड दूसरा लिम्फ। अब मोस्टली मैं देखता हूं कि बच्चों को ये तो पता होता है कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है लेकिन लिम्फ याद नहीं रखते, तो ये चीज गलती होती है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है, तो ब्लड ऑप्शन होगा, सब कर दोगे, हाँ जी ब्लड पे टिक कर दो। लिम्फ वो आपने ध्यान नहीं दिया, भैया ब्लड एंड लिम्फ दोनों मिलकर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है,
अब ब्लड के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमारे बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, 3 प्रकार के ब्लड वेसल होते हैं। जैसे हम सिंपल भाषा में नस बोलते हैं ना कि नस है, तो उसे इंग्लिश में ब्लड वेसल या साइंस में ब्लड वेसल बोलते हैं। बच्चों हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड वेसल होते हैं। एक को बोलते हैं आर्टरीज, एक होता है आपका वीन्स और एक होता है कैपिलरीज। याद रखोगे, हमारे बॉडी के अंदर 3 टाइप्स के ब्लड वेसल पाए जाते हैं। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वीन्स और एक होता है कैपिलरीज। मैं छोटा सा फंक्शन बताता हूं। आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जो ऑक्सीजन वाले ब्लड है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम आर्टरीज का है। वीन्स क्या करता है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है उसको वापस हार्ट में लाता है। और कैपिलरीज क्या होता है, छोटी छोटी नसें होती हैं, ये उस ब्लड को, ये वाला ब्लड है आर्टरी वाले ब्लड को छोटे छोटे भागों में हर एक बॉडी का हर एक पार्ट में पहुंचाने का काम करता है। हमारे जो हार्ट होता है उसको हम, हार्ट को क्या बोलते हैं, पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बॉडी का पंपिंग ऑर्गन कौन है, हमारी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन बच्चों हार्ट है। आपको याद है ह्यूमन बॉडी के मैंने आपको बताया थे कितने चैम्बर होते हैं, तो याद करो 4 चैम्बर होते हैं। मैंने आपको बताया था ये बात कि ह्यूमन के हार्ट के 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये 4 चैम्बर होने से फायदा क्या है, इससे फायदा ये होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन वाले ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं हो पाता। ये 4 चैम्बर के हमारे बेनिफिट है। नेक्स्ट क्या है, वेंटिकल्स। वेंटिकल्स क्या होता है, वेंटिकल क्या करता है, इसका मेन काम है ब्लड को पंप करना। याद रखोगे, वेंटिकल का काम है ब्लड को पंप करना। हमारे बॉडी में हार्ट जब ब्लड को पंप करता है ना, तो वो पंप किस में करता है, वो वेंटिकल में करता है। वेंटिकल का मेन काम है ब्लड को पंप करना है, पूरी बॉडी तक उसको पहुंचाना है। इसलिए इसकी जो थिकर वॉल, मस्कुलर वॉल होती है, इसकी जो दीवारें होती है ना, मतलब वेंटिकल की जो दीवारें होती है वो बहुत थिकर होती है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, और बहुत प्रेशर के साथ पंप करेगा। भाई आप 5 फुट के 6 फुट के इंसान हो, इतनी बड़ी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए मोटा सा पाइप होना चाहिए ना। अगर आप हाई प्रेशर का पानी निकालना चाहते हो तो भाई पाइप भी तो उसी लेवल का लाओगे ना। इसलिए नेचर ने हमारे बॉडी में वेंटिकल जो दिए हैं उसके वॉल जो होते हैं वो थिकर होते हैं, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, और एज कंपेयर टू आर्टरी, जबकि आर्टरी वगैरह के जो वॉल होते हैं बहुत पतले होते हैं। नेक्स्ट वाल्व क्या होता है, वाल्व बच्चों ये हमारे वेंटिकल में प्रेजेंट होता है, और ये करता क्या है, ये प्रिवेंट करता है द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता, मतलब वापस नहीं आने देता। आपके बॉडी में एक बार ब्लड पंप हो गया तो वो उसी रास्ते से वापस नहीं आ पाएगा। कौन प्रिवेंट करता है, वाल्व हमारे बॉडी में ब्लड को बैकफ्लो होने से रोकता है। मतलब ब्लड अगर एक बार पंप हो गया तो वो उसी रास्ते से वापस नहीं आ सकता। कौन प्रिवेंट करता है, वाल्व प्रेजेंट करता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कई बार इंसानों के एज बढ़ने के साथ वाल्व खराब हो जाते हैं, तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है, बकायदा वाल्व डलवाना पड़ता है। तो वाल्व हमारे बॉडी के वेंटिकल में पाया जाता है, ये ब्लड को बैक फ्लो मतलब वापस आने से रोकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स को ब्लड वेसल 3 टाइप के होते हैं। देखो फंक्शन आ गया, आखिरकार आ गया। आर्टरी क्या करती है, याद करो, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन ले जाता है, आर्टरी ले जाता है। वीन्स क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाता है हार्ट के अंदर। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से होता हुआ हार्ट में वापस लाता है। जबकि कैपिलरीज क्या करता है, कैपिलरीज बेटा बहुत पतले होते हैं, बहुत फाइन ब्लड वेसल होते हैं, और इसका काम क्या है, ब्लड को सप्लाई करना, मतलब हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है तीनों ब्लड वेसल का काम। फिर से बताता हूं, आर्टरीज क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाता है। वीन्स क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट में वापस लाता है। कैपिलरीज क्या करता है, ये बहुत फाइन ब्लड वेसल्स होते हैं जिसका मेन काम है ब्लड को सप्लाई करना एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी के हर एक पार्ट में इसको पहुंचाने का काम होता है। इवन स्किन में भी, हेयर में भी, हर जगह ये बॉडी को ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। बच्चों हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या आता है, एक तो आता है हमारा हार्ट, एक हमारा आता है ब्लड वेसल, और तीसरा आता है ब्लड। ठीक है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों 3 चीज आती है, याद रखोगे। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है,
तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है हार्ट हमारा, एक हमारा ब्लड वेसल और एक हमारा ब्लड। ये तीनों मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। हमारे बॉडी का लार्जर वीन कौन है? लार्जर वीन का क्या नाम है? हमारे बॉडी का जो लार्जर वीन है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। और जो सबसे स्मॉलर वीन है उसका नाम क्या है? इंफीरियर वेना कावा। याद रखोगे, बॉडी का सबसे लार्जर वीन सुपीरियर वेना कावा और बॉडी का सबसे स्मॉलर वीन इंफीरियर वेना कावा, दोनों में फर्क याद रखना। नेक्स्ट क्या है? द ब्लड वेसल डेट ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। वो ब्लड वेसल जो पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लाता है। ब्लड वेसल डेट ब्रिंग ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम, मतलब वो ब्लड वेसल का नाम बताओ जो पूरी बॉडी से ब्लड को वापस लाता है। किसमें? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में पूरी बॉडी से ब्लड को कौन वापस लाता है? तो उसका नाम है पल्मोनरी वीन्स। क्या रखोगे? पल्मोनरी वीन्स। वैसे भी अभी मैंने आपको वीन्स के फंक्शन बताया था, याद है? वीन्स क्या करता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से वापस लाता है। तो उस वीन्स का नाम बताओ जो पूरे बॉडी से हमारे डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस पहुंचाता है हार्ट में, लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम हार्ट का पार्ट होता है, तो लेफ्ट आर्टरियम में पूरी बॉडी का ब्लड वापस कौन लाता है? तो पल्मोनरी वीन्स आपको याद रखना है। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है? हमारे बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी को बोलते हैं अरोटा। याद रखोगे, बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी। ये छोटे छोटे पॉइंट भाई साहब यही पेपर में आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट उठ के आएंगे। बॉडी का लार्जेस्ट आर्टरी क्या है? अरोटा। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर। इस टाइप से छोटी छोटी बातें पूछता है। द ब्लड वेसल थ्रू विच ब्लड बेस पासेस और थ्रू द राइट वेंट्रिकल। वो ब्लड वेसल का नाम बताओ जहां से राइट आर्टरियम से ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पास होता है। मतलब हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो सबसे पहले कौन से वेंट्रिकल में जाता है? तो उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखोगे, पल्मोनरी आर्टरी। जब हार्ट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है तो वो कौन से वेंट्रिकल में जाता है? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? इसके बारे में पहले भी आपको बताया था कि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में 2 बार आता है। ब्लड रीच द हार्ट ट्वाइस। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड 2 बार पहुंचता है। सही, 2 बार कैसे पहुंचता है भाई? एक बार बताओ। एक बार ब्लड पंप हुआ, पूरी बॉडी में पंप हुआ। कहां से पंप हुआ? हार्ट से तो पंप हुआ, तो एक बार तो था वो। फिर पूरी बॉडी से वापस आता है। वीन्स उसे क्या करता है? पूरी बॉडी से वापस लाता है हार्ट में ताकि दोबारा ऑक्सीजन मिल सके। तो हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार गया? 2 बार। इसे ही बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो जब ब्लड हमारे बॉडी में 2 बार पहुंचता है तो उसे डबल सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से आ गया वाल्व। वाल्व क्या करता है? फिर से बताऊंगा। वाल्व का एक ही काम है, ब्लड फ्लो को रोकता है। ये इसका मेन काम होता है ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, कि ब्लड केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके, बैक फ्लो ना हो जाए। ब्लड का बैक फ्लो होने से रोकता है कौन? वाल्व। तो मुझे लगता है कि आप पढ़ चुके हो तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लेटलेट क्या करता है? याद करो, ये भी बताया था आपको जब मैंने टिश्यू चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको प्लेटलेट्स बताया था। प्लेटलेट्स क्या कहलाता है? ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। मान लो आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, तो आपके ब्लड बाहर आने लगेगा। आप देखोगे अगर थोड़ी देर बाद ब्लड अपने आप ही बंद हो जाता है आना, क्योंकि हमारे ब्लड में बच्चों प्लेटलेट्स पाया जाता है। प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। उसे थक्का, रक्त का थक्का बोलते हैं हिंदी में। रक्त का थक्का जमा जाता है, क्लॉटिंग कर देता है ब्लड की, ताकि ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी में रुक सके। ठीक है, चलिए जी। द प्रेशर ऑफ ब्लड। अच्छा, ब्लड प्रेशर नापने के लिए कभी कहो? आजकल हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर की बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है लोगों में। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए जब हम जाते हैं बच्चों, तो 2 टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एक को बोलते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। दोबारा सुन लो, 2 टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर में क्या फर्क आता है? देखो, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रास्ट होता है, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हमारा आर्टरी या हमारा वेंट्रिकल क्या होता है? रिलैक्स होता है। जब हमारा वेंट्रिकल, बॉडी का वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो उस समय होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस समय होता है डिस्टोलिक प्रेशर। इसी को ही हम बच्चों, पता है क्या, आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर, और इसको क्या बोलते हैं? लो ब्लड प्रेशर।
आम बोलचाल में आपने सुना होगा, अब तक आपने क्या सुना होगा, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो साइंस की भाषा में हाई ब्लड प्रेशर को एक्चुअल में सिस्टोलिक प्रेशर है और लो ब्लड प्रेशर डिस्टोलिक प्रेशर है। तो नॉर्मल इंसान का सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 120 mm ऑफ Hg। याद रखोगे, नॉर्मल हमारा हाई ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120, और नॉर्मल इंसान का डिस्टोलिक प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mm। तो मनुष्य का ब्लड प्रेशर, याद रखना, इंसान का, ह्यूमन का ब्लड प्रेशर 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। 80 हमारा लो ब्लड प्रेशर होता है, 120 हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है। लो ब्लड प्रेशर को डिस्टोलिक प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। अच्छा, कभी भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो मशीन से चेक होता है। अगर आप डॉक्टर के पास कभी गए होंगे तो मशीन से चेक करता है ना ब्लड प्रेशर, ऐसे थोड़ी आपको देख के बता देगा भाई साहब आपका ब्लड प्रेशर इतना है। नॉर्मली हमारे घरों में मशीन होता है आजकल जिसमें हम ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। उस मशीन का क्या नाम है जो ब्लड प्रेशर चेक करता है बच्चों, उसका नाम है स्पेग्नोमीटर। याद रखोगे, स्पेग्नोमीटर। स्पेग्नोमीटर वो डिवाइस होती है जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में जानना। ब्लड प्रेशर को नापने के इंस्ट्रूमेंट, वो इस डिवाइस का नाम बताओ जो बॉडी का ब्लड प्रेशर नापता है, उसका नाम है बच्चों स्पेग्नोमीटर। ठीक है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर को आम बोलचाल में कई बार हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा हाइपरटेंशन का क्या मतलब है, तो हाइपरटेंशन में तुरंत टिक कर देना हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को कई बार आम बोलचाल में हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे आपका ब्लड का काम खत्म हो गया, अब आएगा लिम्फ। देखो मैंने आपको क्या कहा था, बॉडी में ट्रांसपोर्ट दो चीजें करती है, एक ब्लड और दूसरा लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक फ्लूइड होता है, इसे कई बार व्हाइट फ्लूइड या येलो फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पहले बता चुका हूं कि ट्रांसपोर्टेशन दो चीजों से होती है, एक ब्लड एंड लिम्फ। अगर आप वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो, आप देखोगे 90% वीडियो को रिपीट करने से आप आराम से कान में लीड लगा लो और फिर आराम से रिलैक्स होकर वीडियो को बार बार देखो, क्या मजा आता है। फिर आप देखना एक एक चीज आपको याद हो जाएगा जीवन भर। देखो लिम्फ, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, एक ब्लड और लिम्फ। तो लिम्फ जो होता है बच्चों, लिम्फ जो आप लिम्फ की बात कर रहे हो, ये फ्लूइड का नाम है जिसे येलो फ्लूइड या व्हाइट फ्लूइड के नाम से जानते हैं, और ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लिम्फ का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, ब्लड को इन्फेक्टेड होने से बचाता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टेड फैट को भी ट्रांसपोर्ट करता है। देखो लिम्फ के दो मेजर फंक्शन है, पहला ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ब्लड को इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा ये डाइजेस्टेड फैट को भी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। यहां आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अब अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपने ध्यान से देखा पहले क्या हुआ, पहले हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना, फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना, सॉरी पहले हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना, फिर हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना, फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना। अब लास्ट पढ़ेंगे हम एक्सक्रिएशन। तो हमारी बॉडी में एक्सक्रिएशन जो करता है, बॉडी का पार्ट जो हमारा एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, आपको पता है उसमें क्या क्या आता है। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन बच्चों चार चीज आती है। अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होती है। पेयर ऑफ किडनी मतलब दो किडनी, जोड़ा, किडनी का जोड़ा, तो दो किडनी होती है हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। अ पेयर ऑफ यूटेरस, दो यूटेरस होता है। अ यूनिटी ब्लैडर, एक यूनिटी ब्लैडर होता है, और अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है। याद रखो, चाहे वो मेल हो या फीमेल, हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में चार पार्ट होते हैं। याद रखना, नेचर ने मेल और फीमेल में कभी डिफरेंस नहीं करा। याद रखो कि ह्यूमन के एक्सक्रिएटरी सिस्टम में चार पार्ट्स होते हैं। पहला अ पेयर ऑफ किडनी, मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है। अ पेयर ऑफ यूटेरस बिल्कुल सेम है, यूनिटी ब्लैडर भी सेम है, और यूरेथ्रा। तो दो किडनी होती है, दो यूरेटस होती है, एक यूनिटी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है हमारे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। ठीक है। हमारे एक्सक्रिएटरी यूनिट ऑफ किडनी किसे कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सक्रिएटरी यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का एक्सक्रिएटरी यूनिट क्या कहलाता है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पाया जाता है, किडनी के अंदर। नेफ्रॉन, किडनी क्या होता है बेटा, एक शेप होता है, कप लाइक शेप होता है, उसके अंदर मिलियन ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है, इसलिए किडनी के यूनिट को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, जो बेसिकली फिल्टर करने के लिए काम आता है। तो आ गया, वही आ गया, किडनी का क्या फंक्शन है। बेसिकली किडनी का फंक्शन आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन बताओ, किडनी क्या काम करता है। तो ये रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, हमारे बॉडी में जो टॉक्सिक वेस्ट है, जहरीला वेस्ट है, जो आप फूड खा रहे हो उसमें जो बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेंटेन करता हमारे मिनरल बैलेंस को ब्लड में, ब्लड के मिनरल को बैलेंस करता है, आयनिक और मिनरल बैलेंस करता है ब्लड में।
ये आपको याद रखना है कि किडनी के बेसिकली 2 फंक्शन है। पहला, जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होंगे, जहरीला वेस्ट होगा, उसको बॉडी से रिमूव करना, और दूसरा आयनिक एंड मिनरल बैलेंस करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि लोगों की किडनी क्या होती है, खराब हो जाती है किसी भी कारण से। कई बार अल्कोहल अगर ज्यादा लेते हैं तो किडनी खराब हो जाती है, लेकिन अल्कोहल ओनली रीजन नहीं है। कई बार हमारे खाने पीने के जो फूड हैबिट है उसकी वजह से भी किडनी पे असर पड़ता है। इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह बहुत जो है चांसेस होते हैं किडनी खराब होने के। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ता है। आर्टिफिशियल किडनी को बच्चों डायलिसिस बोलते हैं। जब आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं तो उस आर्टिफिशियल किडनी का क्या नाम दिया गया, डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें ब्लड को फिल्टर कराना पड़ता है बार बार, 15 दिन बाद या महीने बाद आपको ब्लड को बार बार हॉस्पिटल में जाकर फिल्टर करना पड़ेगा। उसको हम आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। तो आर्टिफिशियल का संबंध डायलिसिस से, याद रखना। ठीक है, एक एडल्ट, एक हेल्दी एडल्ट जो होता है, यानी आपके एज का या मेरे एज का जो एडल्ट होगा, उसका किडनी एक दिन में कितना वाटर फिल्टर करता है, तो बच्चों 180 लीटर, 180 लीटर डेली हमारा किडनी जो होता है वो वाटर को फिल्टर करता है। याद रखो। तो सर जी 180 लीटर तो पूरा बॉडी में वाटर भी नहीं है। बेटा ऐसा होता है कि बार बार चीजें फिल्टर हो रही है ना, एक बार फिल्टर हो गई फिर दोबारा फिल्टर होती है, ये बार बार प्रोसेस चलता रहता है। इसे टोटल मिला के 24 आवर में देखा गया है कि हमारा एडल्ट जो होता है उसकी पूरी बॉडी 180 लीटर वाटर को फिल्टर कर सकता है एक दिन में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये बड़ा चैप्टर था। अब आप पूरा वीडियो देख चुके हो, अब आप एक काम कर लो, अपने प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो। आप किसी भी स्टेट के हो, मैं बार बार कहता हूं, आप देख लेना, सारे क्वेश्चन बायोलॉजी के आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर नहीं आता। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं। अगर आप इससे तैयारी कर लेते हो तो 100% आपके एग्जाम में पूरा पॉइंट कवर होगा, आपका एक बार में रैंक आ जाएगी, बढ़िया रैंक आएगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करो बेटा, रैंक आपकी जरूर आएगी। अगर बहुत अच्छे से आप तैयारी करोगे आप रैंक 100% ले आओगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो सबको नमस्कार बेटा, सबको बाय बाय बेटा, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।